एपिसोड 6। नूर अंश की नौकर है। कॉलेज का टाइम ओवर होने के बाद नूर सीधा उस कैफे में जाती है और फिर से अपना काम करना शुरू कर देती है। उस गंदी बदबू से नूर का सिर चकरा रहा होता है और उसकी हालत भी खराब होने लगती है, पर वो बिना अपने ऊपर ध्यान दिए चुपचाप अपना काम पूरा करती है। जब उसके घर जाने का वक्त होता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तो नूर को थोड़ा डर लग रहा था। हालांकि मुंबई की सड़कें कभी खाली नहीं होती, पर रात के समय कुछ दरिंदे अपनी शिकार की ताक में वहां बैठे होते हैं। पर आज शायद नूर की किस्मत सच में अच्छी थी कि वो लड़की जिसने नूर को काम दिया था, नूर को उसके अपार्टमेंट तक छोड़ देती है और ऐसे ही ये दिन भी निकल जाता है। अगली सुबह नूर रोज की तरह जल्दी जल्दी से अपना सुबह का सारा काम पूरा करती है और फिर अपने काम के लिए निकल जाती है, पर आज उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है कि जैसे कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। नूर उन सब की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और कैफे में आए कुछ कपल्स को उनकी ऑर्डर की हुई कॉफी देती है। नूर एक बार अपनी नज़र उठाकर अपनी चारों तरफ देखती है, जहां वो कपल्स कुछ बहुत ही नास्टी चीजें कर रहे होते हैं जो उन्हें उस 17 साल की बच्ची के आगे नहीं करना चाहिए। तभी वो लड़की निशा, नूर को जॉब देने वाली, नूर के पास आती है और उसे एक ट्रे देती है जिसमें एक शराब से भरी बोतल और 2 कांच के खाली ग्लास होते हैं। निशा नूर की तरफ देखते हुए उससे कहती है, जाओ ये ऊपर तीसरे नंबर के रूम में देकर आओ। नूर चुपचाप वो ट्रे लेती है और फिर धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर जाती है। जब वो उस रूम के पास आती है तभी उस रूम के अंदर से उसे बहुत ही अजीब सी आवाजें आने लगती है। तभी नूर अपने आप से ही कहती है, ये तो किसी गर्ल की चिल्लाने की आवाज है ना। अंदर कोई लड़की तकलीफ में है क्या? हाँ होगी, तभी तो ऐसे चिल्ला रही है ना। नूर, तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए ना, क्योंकि मम्मा ने मुझे बताया था कि जो बच्चे सबकी हेल्प करते हैं वो अच्छे होते हैं, और मैं तो मम्मा की अच्छी बच्ची हूँ ना, तो मैं हेल्प कर देती हूँ। पर कैसे? तभी उसका ध्यान दरवाजे पर पड़ता है जो बिल्कुल थोड़ा सा खुला हुआ था, तो नूर उस दरवाजे को बहुत धीरे से और बिना कोई आवाज करते हुए खोल देती है। उस बच्ची को ये नहीं पता था कि उस दरवाजे के पीछे क्या चल रहा था और उस दरवाजे को खोलकर नूर अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले रही थी। वो तो बहुत मासूम है जो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती थी। जैसे ही नूर वो दरवाजा खोलती है, उसके आगे का सीन देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके आगे उस रूम में बेड पर एक लड़का एक लड़की के ऊपर लेटा हुआ था और उन दोनों की कमर से नीचे तक की बॉडी बेडशीट से कवर थी, पर उनकी ऊपरी बॉडी पूरी तरह से नेकेड थी जो नूर को साफ दिखाई दे रही थी। वो लड़का उस लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था और साथ ही में उस लड़की के एक ब्रेस्ट को सक भी कर रहा था, जिसकी वजह से वो लड़की चीख रही थी। नूर अपनी आंखों के आगे ये सब देखती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब नूर ने ये सब देखा था। अपने आगे का नज़ारा देखते ही नूर के हाथ पांव कांपने लगते हैं और उसके हाथ में पकड़ी ट्रे नीचे गिर जाती है। आवाज की वजह से वो कपल अपना वर्क वही रोकते हुए दरवाजे की तरफ देखते हैं जहां अभी नूर होती है, पर जैसे ही नूर उन दोनों को और वो दोनों नूर को देखते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं। वो कपल कोई और नहीं, वो सोनाली और उसका ही क्लासमेट पारस था जो इस वक्त यहाँ इस कैफे में मजे कर रहे थे। जब वो दोनों नूर को वहां देखते हैं तभी पारस सोनाली से कहता है, अबे ये लड़की यहाँ क्या कर रही है, और अगर तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड अंश को इसने हमारे बारे में कुछ बता दिया तो वो मेरे चिथड़े चिथड़े कर देगा। तभी सोनाली नूर की तरफ देखते हुए पारस से कहती है, तुम अपना काम कंटिन्यू करो पारस, और रही बात इस लड़की की तो ये अंश को कुछ नहीं बताएगी। अगर इसने बता भी दिया तो क्या तुम्हें सच में लगता है वो इसकी बात पर यकीन कर लेगा? बिल्कुल भी नहीं, बट आज मैं इस लड़की को हमारे मोमेंट्स खराब करने के लिए अच्छी सजा दिलवाऊंगी, वो भी उस अंश से ही। अभी तुम शुरू हो जाओ, इसका बाद में देखेंगे।
पारस सोनाली की बात मानकर फिर से उसके साथ इंटीमेट होने लगता है तो वहीं नूर को ये सब बहुत गंदा लगता है। नूर झट से वो दरवाजा बंद कर देती है और हड़बड़ी में उसके पैर में कांच लग जाता है जो उस बॉटल और ग्लास के टूटने की वजह से जमीन पर बिखरा हुआ था। नूर बिना अपने पैर की चोट पर ध्यान दिए नीचे आती है और अपने काम में लग जाती है। आधे घंटे बाद वो दोनों, सोनाली और पारस, नीचे आते हैं और उस कैफे के मैनेजर से नूर की कंप्लेंट करते हैं जिसकी वजह से वो नूर को जॉब से निकाल देता है और उसे अपने एक दिन के काम का एक पैसा भी नहीं देता। बेचारी बच्ची की वो जॉब भी चली जाती है तो वही सोनाली नूर की तरफ देख उसे अपनी शैतानी स्माइल देते हुए उससे कहती है, अब देखना कैसे मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना देती हूँ। चलो पारस। वो दोनों वहां से चले जाते हैं और नूर भी उस कैफे से बाहर आ जाती है। पर अभी उसके पास 1 घंटा बचा था कॉलेज जाने के लिए तो वो थोड़ी दूरी पर मौजूद एक मंदिर में जाती है जो असल में एक गणेश जी का मंदिर था। उस मंदिर में जाते ही नूर गणेश जी की मूर्ति के आगे अपने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और उनसे कहती है, गणो बाप्पा आपने तो ये बहुत गलत किया ना, फिर से मेरी जॉब ले ली, अभी नूर पैसे कैसे कमाएगी? मुझे तो बहुत भूखी लगी है, अब आप ही मेरे को खाना दो प्लीज। इतना कहकर नूर मंदिर के एक साइड में बैठ जाती है और अपनी प्यारी प्यारी और नीली आंखों से इधर उधर देखने लगती है। फिर उसका मन होता है कि वो बाहर जाए तो वो जैसे ही बाहर आती है उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है जो इस वक्त मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को खाने के लिए दाल चावल दे रहा होता है। खाना देखते ही नूर की आंखें चमकने लगती है और वो पीछे गणेश जी की मूर्ति की तरफ देखते हुए कहती है, थैंक यू गणो बाप्पा। मुझे पता है ये आपने किया है मेरे लिए, लव यू। इतना कहकर नूर उस आदमी के पास जाती है और जब वो नूर की तरफ देखता है तभी नूर उससे कहती है, क्या आप मुझे भी खाने के लिए थोड़ा दाल चावल दे सकते हो अंकल? इस पर वो आदमी नूर से कहता है, हाँ क्यों नहीं बेटा, तुम भी यही बैठ जाओ, मैं तुम्हें भी दे देता हूँ। उसकी बात सुनते ही नूर एक भिखारी के बाजू में बैठ जाती है और वो आदमी नूर को भी एक पेपर प्लेट में दाल चावल देता है। इतने दिनों बाद ऐसा खाना देखकर नूर उसे जल्दी जल्दी खाने लगती है जैसे कोई उसका खाना लेकर भाग जाएगा। उसके पास बैठे हुए भिखारी भी नूर को बहुत अजीब तरफ से देखने लगते हैं पर नूर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस अपने खाने में ही बिजी होती है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद नूर के कॉलेज का टाइम हो जाता है तो वो अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। पूरे 40 से 45 मिनट पैदल चलकर वो कॉलेज पहुंची और तभी उसने देखा कि ठीक उसी समय अंश की रोल्स रॉस गेट से अंदर आती है और फिर उसमें से अंश बाहर आता है और उसके साथ वो छिपकली सोनाली भी होती है। तभी वहां ईशान, मायरा और अथर्व, सारा भी आते हैं। उन सबको देखकर नूर ना ही डरती है और ना ही खुश होती है। उसके एक्सप्रेशन तो ऐसे होते हैं जैसे उन लोगों के होने ना होने से नूर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब सोनाली की नज़र नूर पर पड़ती है तभी उसके दिमाग में सुबह की बात आती है और कुछ बहुत ही घटिया सा प्लान भी आता है क्योंकि सोनाली अगर सबसे ज्यादा नफरत किसी से करती थी तो वो नूर ही थी और इसकी सबसे बड़ी वजह था अंश। भले ही अंश खुद नूर को सजा देता था पर अंश के दिमाग में और शायद उसके दिल में अभी भी नूर ही थी जिसकी वजह से सोनाली सिर्फ उसकी नेम से गर्लफ्रेंड थी पर अंश ने कभी भी सोनाली को वो हक नहीं दिया था। अंश ने सोनाली को कभी वैसे इरादे से नहीं छुआ, यहाँ तक कि उसने कभी सोनाली को किस तक नहीं की, ना ही फोरहेड किस और ना ही चीक्स किस, और शायद इसीलिए सोनाली दूसरे लड़कों के साथ बाहर अपना मुंह मारती थी। नूर बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और उसकी बराबरी खुद मायरा तक नहीं कर सकती थी। सोनाली हमेशा कोई ना कोई मौका ढूंढती रहती थी नूर को चोट पहुंचाने के लिए, उसे ह्यूमिलिएट करने के लिए, और उसे वो मौका भी मिलता था अंश के बदले की वजह से।
आज भी शायद सोनाली को कुछ ऐसा ही करना था, तो उसने वहां उस भीड़ में मौजूद कुछ लड़कों की तरफ देख उन्हें कुछ इशारा किया और सोनाली का इशारा मिलते ही उन लड़कों के चेहरे पर एक गंदी सी स्माइल आ गई। तभी वो दो लड़के थे, नूर की तरफ बने और फिर उससे जानबूझकर टकराए, जिसकी वजह से नूर वही जमीन पर अपने घुटनों के बल गिर गई और शायद नीचे गिरने की वजह से उसके घुटनों में चोट भी लगी हो, पर हमेशा की तरह आज भी नूर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी उन दोनों लड़कों में से पहला लड़का नूर से कहता है, अरे गिर गई, आओ मैं तुम्हारी मदद कर दूं। इतना कहकर वो अपने दोस्त के साथ मिलकर हंसने लगता है। इनफैक्ट अभी वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स नूर पर हंसते हैं और उनको यूं खुद पर हंसता देख नूर भी खुद हंसती है। तभी नूर बहुत मुश्किल से उठती है और चुपचाप वहां खड़ी रहती है। इस पर सोनाली अंश और उन पांचों की तरफ देख उनसे कहती है, चलो ना गाइज, हम कैंटीन चलते हैं, व्हाट से। तभी मायरा सोनाली की बात से सहमत होते हुए उनसे कहती है, हाँ चलो, आज मैंने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया घर में, तो मैं कैंटीन से ही कुछ खा लूंगी। इस पर सोनाली नूर की तरफ देख अपनी नफरत भरी आवाज में उससे कहती है, सुनो, तुम भी चलो हमारे साथ, हमारा ऑर्डर लेके आना, वैसे भी तुम तो हो ही अंश की नौकर। सोनाली की बात सुनकर अंश अपने एक हाथ की मुट्ठी कस लेता है पर कुछ भी नहीं बोलता और उनके साथ कैंटीन की तरफ चला जाता है। नूर भी किसी लॉस्ट पपी की तरह उनके पीछे कैंटीन में जाती है और फिर वो लोग जो जो उसे लाने के लिए बोलते हैं, नूर वो सब कुछ लेने के लिए कैंटीन के काउंटर पर जाती है। उन लोगों ने जानबूझकर बहुत सारी चीजें ऑर्डर की हुई थी जो एक बार में ला पाना मुश्किल था और नूर जैसी बच्ची के लिए तो ये इम्पॉसिबल था। पर नूर जैसे तैसे करके वो सब कुछ लेकर आ ही रही होती है कि तभी सोनाली की एक फ्रेंड नूर के रास्ते में अपना पैर रख देती है। उस बड़ी सी ट्रे की वजह से नूर नीचे देख नहीं पाती और फिर उस लड़की के पैर में अटक कर नीचे गिर जाती है और सारी चीजें भी जमीन पर होती है। नूर को ऐसे देख सोनाली उस लड़की को अपने हाथ से इशारा करती है और फिर अपनी जगह से उठते हुए नूर की तरफ आती है। इससे पहले कि नूर कुछ कहे या कुछ करे, सोनाली नूर को उसके बालों से पकड़ लेती है और उसे फर्श पर से अपने पैरों पर उठाते हुए उससे कहती है, एक छोटा सा काम बताया था मैंने तुम्हें, तुमसे वो भी नहीं हुआ, खुद तो गिरी ही और साथ में पूरा खाना भी गिरा दिया। तुम्हें पता भी है कितना महंगा है ये, और अब इसके पैसे क्या तुम दोगी। सोनाली ने नूर के बालों को बहुत कस के पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से नूर को अंदर से काफी तकलीफ हो रही थी, पर उसके चेहरे पर दर्द की वजह से एक शिकन तक नहीं आई थी। तभी सोनाली आगे नूर से कहती है, नहीं रुको, तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें तो मैं एक अच्छा सबक सिखाती हूँ ताकि तुम फिर ऐसी कोई गलती ना करो। एपिसोड 7, रेयांश सिंह राठौड़ का ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट। इतना कहते ही सोनाली आसपास देखने लगती है कि तभी उसकी नज़र एक टेबल पर रखे हुए कॉफी के कप पर पड़ती है, जिसमें से अभी भी भाप निकल रही है और उससे ये पता चलता है कि वो कॉफी अभी भी बहुत गर्म है। तभी सोनाली बिना किसी देरी के नूर की 2 उंगलियां उस गर्म कॉफी के कप में डूबा देती है, जिसे देख वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स को थोड़ा डर लगने लगता है। तो वहीं वो चारों सिवाय अंश अपना मुंह खुला करके सोनाली और नूर की तरफ ही देख रहे होते हैं। रही बात उस हर्टलेस अंश की, तो वो अभी बिना किसी एक्सप्रेशन के नूर के चेहरे की तरफ ही देखे जा रहा है। अपने उंगलियों को यूं जलता हुआ देख नूर एक उफ तक नहीं करती और सिर्फ अपनी उंगलियों की तरफ देखती रहती है। वहां सब के सब बहुत शॉक्ड हो जाते हैं नूर को इतना शांत देखकर। सोनाली पूरे 5 मिनट तक नूर की उंगलियों को उस कॉफी के कप में डुबा कर रखती है और तब तक नूर की दूध जैसी सफेद बॉडी पूरी तरह के लाल हो चुकी थी और यहाँ तक कि उसकी बॉडी अभी जल तप रही थी। 5 मिनट बाद जैसे ही सोनाली नूर की उंगलियों को छोड़ती है, तब नूर बुरी तरह से जली हुई अपनी उंगलियों को देखती है और मुस्कुराने लगती है, जिसे देख सब कंफ्यूज्ड होते हैं।
तभी अंश के टेबल के पीछे बैठी एक लड़की अपनी फ्रेंड से कहती है, अरे यार ये लड़की पागल है क्या? देखो कैसे उसकी दोनों फिंगर्स जल गई है, तब भी ये हंस रही है। तभी उसकी फ्रेंड उससे कहती है, मैंने तो कभी उसके आंखों में आंसू तक नहीं देखे, पता नहीं उसमें कोई इमोशंस है या नहीं। उन दोनों लड़कियों की बात सुनकर अंश नूर की तरफ देखता है, जो अभी वहां पर नहीं होती, और ये देख अंश कुछ बेचैन सा हो जाता है। तभी वो उन लोगों की तरफ देख उनसे अपनी रूड आवाज में कहता है, मैं अभी आता हूँ गाइस, तुम लोग तब तक कुछ खा लो। इतना कहकर अंश अपनी जगह से उठता है कि तभी सोनाली अंश को रोकते हुए उससे कहती है, अंश कहाँ जा रहे हो तुम? अगर जाना ही है तो मैं भी आती हूँ। सोनाली की बात सुनते ही अंश उसे अपनी रेड आईज से घूरते हुए अपनी कोल्ड आवाज में उससे कहता है, मैं मरने के लिए जा रहा हूँ, चलोगी क्या? और क्या लगा के रखा है तुमने? हाँ, तुम्हारे पास अपने कोई काम नहीं होते करने के लिए जो हमेशा मेरे पीछे लगी रहती हो? नाउ डोंट यू डेयर टू चेस मी, वरना ऐसी जगह पहुंचा दूंगा ना जहां से वापस आना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। एंड येस, बी इन योर लिमिट्स, अगर मैंने अपनी लिमिट्स क्रॉस की तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। इतना कहकर अंश कैंटीन से निकल जाता है। इधर नूर अपने क्लासरूम में आती है और फिर पीछे की बेंच पर जो उसकी जगह थी वहां बैठ जाती है और अपना सिर बेंच पर रखकर अपनी आंखें बंद करती है। असल में कमजोरी की वजह से नूर को चक्कर आने लगते हैं और शायद इसीलिए वो कैंटीन से अपने क्लासरूम में आई थी। अंश जब उसे ढूंढते हुए उसकी क्लासरूम की तरफ आता है, तभी उसे नूर बेंच पर सिर रखकर सोई हुई दिखती है। नूर को ऐसे देखकर अंश को गुस्सा आता है और वो अपने आप से ही कहता है, सच में इस लड़की को अपने सिवाय किसी की पड़ी ही नहीं है, यहाँ देखो कैसे आराम से सो रही है। तभी उसकी नज़र वहां पर पड़ी हुई एक बोतल पर जाती है जो पानी से भरी हुई थी। अंश नूर की तरफ देखते हुए कहता है, अभी बताता हूँ मैं इसको, बहुत शौक है ना आराम करने का। अंश वो बोतल उठाता है और फिर गुस्से में नूर की तरफ बढ़ता है। नूर के पास आते ही बिना कुछ सोचे समझे अंश वो पूरी बोतल नूर के ऊपर खाली कर देता है, जिसकी वजह से नूर हड़बड़ाकर उठती है। उस बोतल का पानी ठंडा होता है, जिसकी वजह से नूर को ठंड लगने लगती है, पर वो बिल्कुल भी दिखाती नहीं है। तभी नूर की नज़र उसके सामने खड़े शैतान अंश पर पड़ती है, जो उसे ही घूर रहा होता है। तभी अंश अपनी भयानक आवाज में नूर से कहता है, ये कॉलेज है, आपका घर नहीं जो आप कहीं भी और कभी भी सो जाओगे। अगर सोने का इतना ही शौक है तो बता दीजिए मुझे, मैं बेकार में अपने पैसे आपकी पढ़ाई पर खर्च नहीं करूंगा। हाँ, ये बात तो सच थी कि नूर के अब तक की सारी स्टडी का खर्चा अंश ही देता था, क्योंकि नूर ने इसके लिए अंश के आगे बहुत हाथ पैर जोड़े थे और आखिर में अंश नूर की ये बात मान गया। पर इसके बदले उसने नूर से भी एक शर्त रखी कि अंश उसकी मर्जी चाहे जो भी नूर के साथ करे, उसके लिए नूर कभी कोई कंप्लाइंट नहीं करेगी। नूर को जैसे तैसे करके अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी और इसके लिए नूर ने अंश की ये शर्त मान ली। इस बात का बहुत अच्छी तरह से फायदा उठाते हुए अंश ने कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ी नूर को दर्द देने की। अंश के साथ साथ मायरा, ईशान और यहाँ तक कि उस सोनाली ने भी उस बच्ची को एक खिलौने की तरह यूज किया। इन 12 सालों में नूर की दिमागी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि अभी उसे ना ही कोई होश रहता है और ना ही कोई फर्क पड़ता है। अंश के पीछे भी बाकी सभी ने नूर को इतनी तकलीफें दी जिसका शायद अंश को कोई अंदाजा ही नहीं है। नूर की पूरी बॉडी पर कुछ ना कुछ चोटों के निशान हैं, जिसे अंश ने भी नहीं देखा या फिर कभी देखने की कोशिश ही नहीं की। अंश की बात को सुनते ही नूर उसकी तरफ देखती है और कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी नूर को उसकी नाक में से कुछ गर्म सा लिक्विड बाहर आता हुआ महसूस होता है। इससे पहले कि अंश कुछ देख पाए, नूर जल्दी से हड़बड़ी में अपना बैग उठाती है और फिर वहां से बाहर भाग जाती है।
नूर को यूं भागते हुए देख अभी अंश के गुस्से की कुछ सीमा ही नहीं होती और वो पास में पड़े हुए बेंच को किक करते हुए कहता है, नूर आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की। इसकी सजा तो मैं आपको देकर ही रहूंगा और ट्रस्ट मी ये बहुत पेनफुल होगा आपके लिए। इतना कहकर अंश भी उस क्लासरूम से चला जाता है। इधर नूर दौड़ते हुए गर्ल्स वॉशरूम में आती है और जल्दी से वॉशरूम का मेन डोर बंद कर देती है। इस वक्त नूर उस वॉशरूम में अकेले ही थी तो किसी और का उसे देखने का कोई चांस ही नहीं था। जब नूर थोड़ा आगे जाकर सिंक के पास खड़ी होती है तभी उसकी नाक से वो गर्म लिक्विड बाहर निकलने लगता है। वो लिक्विड कुछ और नहीं ब्लड होता है जो अभी नूर की नाक से बाहर आने लगता है। इतना ही नहीं अभी नूर के मुंह से भी खून आने लगता है और नूर अपना सिर पकड़ लेती है। नूर जोर जोर से चीख रही थी जो शायद उसके सिरदर्द की वजह से उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। नूर वहीं नीचे जमीन पर अपना सिर पकड़ के बैठ जाती है और वैसे ही दर्द में तड़पती रहती है। इधर अंश की आंखों में जुनून होता है क्योंकि नूर ने उसे इग्नोर करके अंश का ईगो हर्ट किया था जो अंश किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रेयांश सिंह राठौड़ के लिए उसका ईगो और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मायने रखती थी, फिर उसके लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े वो करता था। आज जाने अनजाने में नूर ने इस जानवर के ईगो को चोट पहुंचा के खुद अपने लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम को इनवाइटेड किया था। नूर को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि उसकी ये गलती उस पर कितनी भारी पड़ने वाली है। अंश इस वक्त कैंटीन में आता है और आते ही उन लोगों जहां अंश अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था के टेबल पर जो पानी से भरा ग्लास रखा हुआ था, अंश वो ग्लास उठाकर उसमें का सारा पानी एक ही सांस में पी लेता है। इस वक्त अंश की आंखें गुस्से की वजह से लाल हो चुकी थी जिसे देखकर उन सबको ये तो पता चल गया था कि आज किसी की तो भी मौत आने वाली है। तभी मायरा थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हुए अंश से पूछती है, भाई क्या बात है, आप इतना गुस्सा क्यों हो? मायरा का सवाल सुनते ही अंश उसके हाथ में मौजूद वो खाली ग्लास फर्श पर पटकता है जिसकी वजह से उस कांच के ग्लास के टुकड़े टुकड़े होकर इधर उधर बिखर जाते हैं। अंश का ये भयानक रिएक्शन देखकर कैंटीन में मौजूद सभी स्टूडेंट्स डर जाते हैं और डर की वजह से कांपने भी लगते हैं। तभी अंश गुस्से में अपने दांत पिसते हुए उनसे कहता है, उस लड़की की हिम्मत तो देखो, शी डायरेक्टली इग्नोर्ड मी। रेयांश सिंह राठौड़ को इग्नोर किया उसने। उसने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को ट्रिगर किया है और मैं उसे इसके लिए तो आसानी से नहीं छोड़ूंगा। एक छोटी सी लड़की मुझे अपनी अकड़ दिखाएगी और मैं उसे चुपचाप सह लूंगा क्या? उसे उसके किए की सजा तो आज और यही इस कॉलेज में सबके सामने मिलेगी और मुझे ये करने से कोई भी रोक नहीं सकता। अंश की बातें सुनकर सोनाली तो मन ही मन बहुत खुश होती है और उसके दिल को तो जैसे सुकून ही मिलता है। वो अंश की तरफ देखती है और अंश के रेड फेस को देखकर अपने मन में सोचती है, ओह माय गॉड, आज अंश सच में बहुत ज्यादा गुस्से में है और हो भी क्यों ना। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है जिसके लिए वो किसी की जान तक ले सकता है और यहाँ उस दो कौड़ी की लड़की ने उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ही अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। बहुत बड़ी भूल नहीं पर गुनाह कर दिया और गुनाह करने वालों के साथ ये इंसान के भेस में हैवान पता नहीं क्या करता है। पर मुझे क्या, वो जो मर्जी करे, मुझे तो बस ये देखना है कि उस लड़की को अंश क्या और कौन सी सजा देगा। पर हाँ, वो जो भी करे वो बिल्कुल भी आसान और पेनलेस तो नहीं होगा। चलो गेट रेडी सोनाली बेबी, गेम अभी स्टार्ट होने ही वाला है और मुझे इस गेम में सबसे ज्यादा मजा आएगा उस लड़की को तड़पता हुआ देखकर। तभी सोनाली के शैतानी दिमाग में कुछ आता है और वो फिर से सोचने लगती है, अरे हाँ, मैं सुबह की बात को कैसे भूल सकती हूँ। इस वक्त अंश बहुत ज्यादा गुस्से में है और ऐसे में अगर मैंने उस लड़की के बारे में अंश को बता दिया तो मजा ही आ जाएगा। तभी सोनाली अंश की तरफ देखते हुए उससे कहती है, अंश मुझे तुम्हें कुछ बताना है और ये उस लड़की के बारे में ही है।
तभी अंश अपनी लाल आंखों से सोनाली की तरफ देखता है, जिसकी वजह से वो खुद भी डर जाती है। तभी अंश अपनी रूड आवाज में उससे पूछता है, क्या बताना है? तभी सोनाली अपनी झूठी इनोसेंट वाली शक्ल बनाकर अंश से कहती है, अंश आज जब मैं बाहर गई थी तभी मैंने उस लड़की को ब्लो कैफे, उस कैफे का नाम, से बाहर आते हुए देखा था। सोनाली की बात सुनकर अंश के साथ साथ सभी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन सबको पता था कि वो कैफे कैसी है और वहाँ कैसे कैसे लोग जाते हैं। सोनाली की बात सुनकर अंश का दिमाग थोड़ा फिर जाता है और वो सोनाली के गले को पकड़ते हुए अपनी बहुत ही डरावनी आवाज में उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसके लिए इतना गंदा सोचने की? हाँ, मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रही हो? बोलो, कोई प्रूफ है तुम्हारे पास जो ये साबित कर सके कि तुम जो भी बकवास कर रही हो वो सही है? बोलो। तभी सोनाली थोड़ा घबराते हुए अंश से कहती है, हाँ है मेरे पास प्रूफ, रुको। सोनाली की बात सुनकर अंश उसके गले को छोड़ देता है। तभी सोनाली अपने फोन में एक फोटो दिखाती है, जिसमें ये साफ साफ दिख रहा था कि नूर उस कैफे के अंदर से बाहर आ रही थी। असल में ये फोटो उस सोनाली ने चुपके से खींची थी ताकि वो इसे प्रूफ बनाकर नूर को अंश की नजरों में और गिरा दे। वो फोटो देखते ही अंश की आंखें फटी की फटी रह जाती है। एपिसोड 8, अंश की हैवानियत और नफरत। तभी सोनाली अंश को और ज्यादा भड़काते हुए उससे कहती है, देखा ये लड़की वहां गई थी और तुम्हें तो पता है ना कि वो जगह कितनी गंदी है और वहां क्या क्या होता है। देखने में तो बिल्कुल भोली लगती है, पर किसे पता था कि वो अंदर से कैसी है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती अंश उसके पास में रखे टेबल के अपने हथौड़े जैसे हाथ से तोड़ देता है और फिर अपने मन में ही सोचने लगता है, मुझे नहीं पता था कि आप कुछ पैसों के लिए इतना नीचे गिर जाएगी नूर। आपको तो बिन मांगे सब कुछ मिल रहा है ना, तो फिर क्यों? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इस हद तक चले जाओगे कि खुद अपनी बॉडी। छी, आज मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। खुद से इतनी नफरत हो रही है कि कैसे मैं आपकी असलियत को जान नहीं पाया। आप सच में एक श्राप है, बहुत बड़ा श्राप, और जो गलती आपने की है उसके लिए देखो मैं आपके साथ क्या करता हूँ। अंश की आंखों में इतनी नफरत देख सोनाली अपने मन में सोचती है, वाह क्या आग लगाई है मैंने, और अब इस आग में बेचारी वो नूर जलकर खाक होगी। मुझे मजा तो बहुत आने वाली है। कैंटीन में इस वक्त सब अंश के डर की वजह से कांप रहे होते हैं और अंश खुद जो अभी ज्वालामुखी बना हुआ था वो भी अपने गुस्से में कांप रहा था। इधर गर्ल्स वॉशरूम में नूर अभी तक अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी और उसे तो इस बात की जरा सी भनक भी नहीं थी कि उसके बाहर जाते ही उसके साथ क्या होने वाला है। ऐसे ही कुछ 10 से 15 मिनट बीत जाते हैं और नूर भी अभी थोड़ा शांत हो जाती है। जब वो जमीन से उठकर सिंक के पास लगे मिरर में अपनी शक्ल देखती है तो उसे जैसे खुद से नफरत होने लगती है। इस वक्त नूर का दूध सा सफेद चेहरा पूरी तरह से पिला पड़ चुका था और उसके नाक और मुंह से खून निकलने की वजह से वहां ड्राई ब्लड अभी भी मौजूद था। मायरा के थप्पड़ की वजह से जो चोट नूर के सिर पर लगी थी वो अभी भी वैसे ही थी, ना तो नूर ने उस पर कोई दवा लगाई थी और ना ही उस चोट को बैंडेज से कवर किया था। वो वैसी खुली ही थी जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। नूर अपनी शक्ल उस मिरर में देखते हुए खुद से कहती है, यू आर मर्डरर नूर, तूने अपनी मम्मा को मारा है। तू सबसे बुरी है नूर, और जो सजा अंश सर और बाकी सब तुझे देते हैं वो बिल्कुल सही है एक खूनी के लिए। अपनी मम्मा की खूनी हो तुम, खूनी हो। ये कहते हुए नूर खुद अपने हाथ से अपने दोनों गालों पर एक जोरदार थप्पड़ लगाती है, जिसकी वजह से उसके दोनों सॉफ्ट और सेंसिटिव गालों पर उसकी उंगलियों के निशान पड़ जाते हैं। खुद को अपनी माँ की मौत के लिए कोसने के बाद वो पानी से अपना चेहरा वॉश करती है और फिर अपने गीले चेहरे को अपने फटे हुए छोटे से रुमाल से पोंछते हुए बाहर आती है।
नूर के वॉशरूम से बाहर आते ही कोई पीछे से उसके बालों को पकड़ लेता है और जब नूर पीछे देखती है तभी उसे पीछे अंश दिखता है जिसकी आंखों में अभी नूर अपनी मौत को साफ साफ देख पा रही थी। नूर के बालों को और कसके पकड़ते हुए अंश अपनी नफरत भरी आवाज में उससे कहता है, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे रेयांश सिंह राठौड़ को इग्नोर करने की। आप अपने आप को समझती क्या है नूर, और आपकी औकात मेरे आगे एक रत्ती भर की नहीं है। तभी नूर अपनी नजर नीचे झुकाए हुए अंश से कहती है, मैंने आपको इग्नोर नहीं किया सर, वो तो। इससे पहले नूर आगे कुछ बोलती, अंश नूर के गाल पर एक थप्पड़ मारते हुए उससे कहता है, आपने फिर से एक गलती कर दी मेरे आगे अपना मुंह खोलकर। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मेरे आगे कुछ बोले, और आप बहुत जुबान चल रही है ना आपकी। तो रुकिए अभी बताता हूँ मैं आपको कि इसकी सजा क्या होती है। इतना कहकर अंश अपनी ब्लैक पैंट से अपनी लेदर की बेल्ट निकालता है जो बहुत ज्यादा मोटी थी। अंश को अपनी बेल्ट निकालता हुआ देख वहां खड़े सभी के पसीने छूटने लगते हैं, और तो और सभी प्रोफेसर्स और कॉलेज का प्रिंसिपल भी अभी वहां आ जाते हैं। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अंश को रोके, तो वो सभी वहां बूत बने चुपचाप खड़े रहते हैं। इस वक्त अंश बिल्कुल जानवर बन चुका था जिसे सही गलत कुछ भी समझ नहीं आता, और इसी के चलते अंश ने नूर को अपनी बेल्ट से मारना शुरू किया। जैसे ही बेल्ट की एक मार पड़ने की वजह से नूर लड़खड़ाने लगी तभी अंश अपनी ऊंची आवाज में नूर से कहता है, अगर एक बार फिर से आप और लड़खड़ाए ना तो याद रखिए मैं आपके दोनों पैर भी तोड़ दूंगा नूर। इतना कहकर अंश नूर को अपनी बेल्ट से मारने लगता है और नूर बिना कुछ बोले चुपचाप उसकी सारी मार खा लेती है। इतने दर्द और तकलीफों के बावजूद भी नूर के चेहरे पर एक हल्की सी शिकन तक नहीं आती और ना ही उसकी आंखों में एक आंसू आता है, पर उसके चेहरे पर एक सुकून जरूर होता है। अंश अपने गुस्से और नफरत में अंधा होकर नूर को इतनी बुरी तरह से मारता है कि बेल्टों की मार की वजह से नूर की पीठ पूरी छिल जाती है और उसमें से अभी खून भी बहने लगता है। वहां अभी पूरा कॉलेज मौजूद था जो ये सब देख रहा था, पर उनमें से किसी ने भी अंश को रोकने की या फिर नूर को बचाने की थोड़ी सी भी कोशिश नहीं की। सब लोग नूर को ऐसे पिटते हुए देख उसका मजा ले रहे थे, सिवाय दो लोगों के। वो कौन है ये जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि कॉलेज में सभी नूर से चिढ़ते थे और इसके पीछे दो वजह थी। उसमें से पहली, नूर कॉलेज में सबसे ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट थी, और दूसरी वजह थी कि नूर दिखने में किसी परी से कम नहीं थी जिसकी वजह से कॉलेज की सारी लड़कियां नूर से जलती थी। अंश लगभग 10 मिनटों से नूर को मार रहा था और अब तक तो नूर की पीठ पर बेल्ट की वजह से बहुत गहरे जख्म भी बन चुके थे। इतना दर्द सहने के बाद भी नूर की मुंह से एक उफ तक नहीं निकला, जिससे सब थोड़ा शॉक्ड हो गए थे कि कैसे वो लड़की बिना रोए, चीखे, चिल्लाए ऐसे किसी खंबे की तरह बिना हिले डुले एक जगह पर चुपचाप खड़ी है। यहाँ तक कि अंश को भी थोड़ी हैरानी हो रही थी और साथ ही साथ और ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि अंश ऐसा इंसान था जिसे अपने आगे सब लोगों को डरे और सहमे हुए देखना बहुत अच्छा लगता था। अंश सबको अपनी खौफ से डराकर रखना चाहता था, पर यहाँ ये छोटी सी लड़की उसके आगे बिना किसी डर के खड़ी थी जो उसे बिल्कुल भी गवारा नहीं था। नूर को ऐसे चुप देखकर अंश वो बेल्ट अपने हाथ से नीचे जमीन पर फेंक देता है और फिर नूर के चिन, खुड्डी को अपने हाथों में जोर से पकड़ता है। नूर को अंश की इन सभी हरकतों से दर्द को बहुत ज्यादा हो रहा था, पर इन 12 सालों में वो अपने इमोशंस को छिपाना बहुत अच्छे से सीख गई थी, और शायद उसे ये बात भी पता थी कि अब चाहे उसे जो हो जाए उसके लिए रोने वाला कोई नहीं है। तभी अंश नूर की चिन को प्रेस करता है और गुस्से में अपने दांत पिसते हुए नूर से कहता है, मैं आपको इतनी तकलीफ दे रहा हूँ बट आप पर तो इसका एक भी असर नहीं हो रहा है। नूर, आप इंसान है या जानवर? शायद जानवर ही होगे, पर उनमें भी तो इंसानियत होती है ना, और उन्हें भी रिश्ते
नाते समझते हैं, पर आप तो उनसे भी गए गुजरे हो। आपको पता है, मुझे ना आपकी आंखों में वो ही दर्द और तकलीफ देखनी है जो हम, अंश, ईशान और मायरा, लोगों ने महसूस की जब आपने हमसे हमारे उस इंसान को छीना जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते थे। मुझे ना आपको रोते, तड़पते हुए देखना है, पर आपको देखकर लगता है कि आपको तो यहाँ कोई दर्द भी महसूस नहीं हो रहा। चलिए कोई बात नहीं, अगर अभी दर्द नहीं हुआ है तो अब जो मैं आपके साथ करने वाला हूं ना उसके बाद जरूर होगा। एक बात जो मैं भूल गया था। हाँ तो मुझे बताइए कि आपको पैसों की इतनी क्या भूख है जो आप उस गंदे से कैफे में चली गई। अंश के मुंह से वो कैफे वाली बात सुनकर नूर की आंखें बड़ी हो जाती है और वो सोनाली की तरफ देखती है, जो अभी उसे अपनी शैतानी स्माइल दे रही थी। तभी अंश की आवाज फिर से उसके कानों में पड़ती है, जो अंश उस पर चीखते हुए उससे पूछता है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना आपसे। नूर जवाब दीजिए मुझे, वरना यही जिंदा गाड़ दूंगा मैं आपको, याद रखिए। अंश की बात सुनकर नूर अंदर तक सिहर गई थी। तभी नूर अपने मन में सोचती है, अरे वाह, आज अंश सर तो बहुत गुस्से में है, लगता है सोनाली मैडम ने उन्हें बताया है। चलो कोई बात नहीं, ये तो अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि नूर को बहुत दर्द होता है और खाने के लिए भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है, पर फिर भी थोड़ा सा खाना भी कोई नहीं देता नूर को। अभी मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अंश सर नूर को मार देंगे ये, पर मैं मेरे टफी को बहुत मिस करूंगी। नूर अपने ही ख्यालों में खोई हुई होती है कि तभी अंश नूर को घूरते हुए उससे कहता है, अपने ख्यालों से बाहर आइए और जवाब दीजिए नूर। तभी नूर के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आती है और वो अंश की तरफ देख उससे कहती है, हाँ मैंने वो पैसों के लिए ही किया था, क्योंकि नूर को पैसे चाहिए थे। नूर कहने को तो सच कह रही थी, पर वहां मौजूद सभी लोग नूर की बात का गलत मतलब निकालते हैं और नूर की तरफ अपनी घिन्न भरी नजरों से देखने लगते हैं। अंश जो पहले से ही अपने शैतानी रूप में था और ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था, नूर की बात सुनते ही अंश का गुस्सा पूरी तरह से नूर पर फटता है और अंश नूर को फिर से एक जोरदार थप्पड़ लगाता है, जिसकी वजह से नूर जमीन पर गिर जाती है और उसके होठों के किनारे से खून बहने लगता है। तभी अंश नूर के बाल पकड़ते हुए उससे कहता है, पैसों के लिए आप इतना गिर गए कि उस गंदी जगह पर चले गए अपने बॉडी का सौदा करने के लिए? ये हक आपको दिया किसने? हाँ, और इतनी छोटी सी एज में ही बहुत आग लगी है ना आप में, तो चलिए आज मैं आपके अंदर की सारी आग को ही बुझा देता हूँ। एक बात और, आपने मुझे इग्नोर करके मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाई ना, तो अभी आप देखिए कि कैसे मैं आपसे आपकी बची हुई रिस्पेक्ट भी छीन लेता हूँ। इतना कहकर अंश नूर के बालों को छोड़ता है और उसकी कलाई को पकड़ता है। अंश की टाइट पकड़ की वजह से नूर की नाजुक सी कलाई रेड हो जाती है और तभी अंश नूर को अपने साथ घसीटते हुए बाहर की तरफ आता है। तभी मायरा पीछे से अंश से पूछती है, भाई आप कहाँ लेकर जा रहे हो इसे और क्या करने वाले हो इसके साथ? अंश मायरा की तरफ बिना देखे अपनी सख्त आवाज में उससे कहता है, आज इसे मैं वो सजा दूंगा जो किसी भी लड़की के लिए उसके सोच से भी बहुत डरावनी और खौफनाक होती है। मुझे इसे पूरी तरह से तोड़ना है मायू, और फिर चाहे उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े, आई फुकिंग डोंट केयर। इतना कहते ही अंश फिर से नूर को खींचते हुए अपने साथ कॉलेज के पार्किंग एरिया में लाता है और फिर अपने कार का पैसेंजर सीट वाला दरवाजा खोलकर नूर को कार के अंदर धकेल देता है और खुद भी ड्राइवर सीट पर बैठकर कार स्टार्ट करता है और फुल स्पीड में वहां से निकल जाता है। एपिसोड 9, मायरा और सारा का सोनाली को थप्पड़। नूपुर, नूर की मम्मा की डेथ मिस्ट्री। तभी मायरा अंश की तेजी से दौड़ती हुई कार की तरफ देख ईशान से कहती है, मुझे डर लग रहा है इशू, कहीं भाई कुछ गलत ना कर दे। इस वक्त वो बहुत ज्यादा गुस्से में है और भाई का इतने गुस्से में होना ना तो भाई के लिए अच्छा है और ना ही किसी और के लिए।
तभी ईशान कुछ बोलने ही वाला होता है कि सोनाली उससे पहले ही मायरा से कहती है, ओह कम ऑन मायरा, तुम इतना क्यों डर रही हो? अगर अंश उस लड़की के साथ कुछ बुरा करे भी तो हु केयर्स, अच्छा होगा वो बला इस दुनिया को टाटा बाय बाय बोलकर यहाँ से चली जाए, मर जा। इससे पहले कि सोनाली अपना आखिरी शब्द पूरा करती, मायरा सोनाली के गाल पर एक थप्पड़ मारती है। ये सभी के लिए बहुत शॉकिंग होता है और सोनाली को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर क्यों मायरा ने उसे थप्पड़ मारा। सोनाली जब मायरा की तरफ देखती है, उसे मायरा की आंखों में गुस्सा दिखता है, जिससे एक पल के लिए सोनाली भी डर जाती है। मायरा एक आखिरी बार सोनाली की तरफ अपनी गुस्से भरी नजरों से देखती है और वहां से चली जाती है और ईशान भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। तभी सोनाली अपनी नफरत भरी आवाज में वहां खड़ी सारा से पूछती है, मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया जिसकी वजह से मायरा ने मुझे थप्पड़ मारा? वो भी तो यही चाहती है ना, तो फिर मेरे बोलने से क्यों उसे इतना गुस्सा आया? तभी सारा भी अपनी गुस्से भरी आवाज में सोनाली को जवाब देती है, अगर उसके जगह पर आज मैं भी होती ना तो यही करती जो मायू ने किया है। नूर ने जो भी किया वो उन तीनों का फैमिली मैटर है और इसमें तुम्हें बोलने की या फिर इंटरफियर करने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही मायू नूर से नफरत करती है पर वो आज भी उसकी वही लिटिल सिस्टर है और रहेगी। उन दोनों का खून का रिश्ता है जो किसी भी गुस्से और नफरत की वजह से एक झटके में टूट नहीं सकता। मायू की नाराजगी की वजह से वो ये देख नहीं पा रही कि वो उसकी बहन को हर्ट कर रही है। जिस दिन उसे ये एहसास हो जाएगा ना, उस दिन उसका नूर के लिए सारा प्यार बाहर आ जाएगा, जो अभी उसने अपने दिल के किसी कोने में दबा कर रखा है। मैं और अथर्व नूर को बस दिखावे के लिए छोटी मोटी चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो भी नूपुर माँ के साथ हुआ है उसमें नूर का हाथ नहीं हो सकता। हाँ, ये वही दो लोग थे जिन्हें नूर को तकलीफ में देखकर तकलीफ हो रही थी, पर अंश के डर की वजह से वो भी मजबूर थे। पर तुम चारों तो उस बच्ची को इतनी तकलीफ दे रहे हो जिसकी कोई हद ही नहीं है। चलो ठीक है, वो तीनों अपने माँ के प्यार की वजह से नूर को चोट पहुंचाते हैं, पर तुम्हारे पास कौन सा रीजन है जिसकी वजह से तुम नूर को इतनी तकलीफ देती हो, बोलो। वो तो शुक्र है कि भाई खुद अपने गुस्से में पूरी तरह से पागल हो चुके हैं कि उन्हें सही गलत कुछ दिख ही नहीं रहा, वरना उनके बच्चे को हाथ लगाने से पहले ही वो तुम्हारा इस दुनिया से नामो निशान मिटा देते। अभी तुमने मायू के हाथ से थप्पड़ खाया ना, अब एक मेरे हाथ से भी खा लो। इससे पहले कि सोनाली कुछ कहती या करती, सारा भी खींचकर उसे एक थप्पड़ मारती है और फिर सोनाली के बाल पकड़ते हुए उससे कहती है, इससे पहले कि तुम ये पूछो कि मैंने तुम्हें ये थप्पड़ क्यों मारा, मैं खुद तुम्हें बताती हूँ। तो ये थप्पड़ है हमारे सारा और अथर्व सभी प्लान्स को फेल करने के लिए जो मैंने और अथु ने बनाए थे नूर को उन तीनों के करीब लाने के लिए, और हम दोनों ना काफी श्योर भी थे कि कुछ तो वर्क करेगा, पर तुमने सब बिगाड़ दिया। और वो कैफे वाली आग भी तुम्हारी ही लगाई हुई है, ये हमें पता है, पर जब तक हमें कोई प्रूफ नहीं मिलता नूर को इनोसेंट साबित करने का, तब तक तुम अपनी बची हुई जिंदगी जी लो, क्योंकि जिस दिन नूर पर लगे सभी दाग हट गए ना, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि नूर अंश भाई के लिए क्या है। पर तभी वो रोते हुए अथर्व की तरफ देखती है और उससे कहती है, पर कहीं इसमें बहुत ज्यादा देर ना हो जाए अथु, कि हम चाहकर भी सब कुछ पहले जैसा ना कर पाएं, और इस वक्त भाई बहुत ज्यादा गुस्से में है। मुझे सच में नहीं पता कि वो उस बच्ची के साथ क्या करेंगे। तभी अथर्व उसके आंसुओं को साफ करते हुए उससे कहता है, सारा डरो मत और भगवान पर विश्वास रखो, कुछ गलत नहीं होगा। तभी सारा रोते हुए अथर्व से कहती है, तुम्हें अभी भी यही लगता है अथु? देखा नहीं कैसे और कितनी बुरी तरह से मारा है भाई ने उसे। मुझे तो ये सोच कर घबराहट हो रही है कि कहीं वो अपने गुस्से में आकर कुछ ऐसा ना कर दे जिसके लिए उन्हें सारी उम्र पछताना पड़े। तभी सारा अथर्व की तरफ देख उससे पूछती है, तुमने उन्हें क्यों नहीं रोका अथु? अगर तुम रोकते तो वो रुक जाते।
तभी अथर्व सारा के आंसुओं से भरे हुए चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उससे कहता है, मेरे रोकने से भी नहीं रुकता वो सारा। तुमने देखा नहीं, उसने तो मायू की बात तक नहीं सुनी, जबकि मायू अंश के बहुत क्लोज है। तो थोड़ा तुम ही सोचो, ऐसे में वो मेरी और तुम्हारी बात क्यों सुनता। सारा अपना सिर हिलाते हुए और नूर की हालत का सोचते हुए बस रो रही थी, तो अथर्व उसे हग करता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। पर इधर सोनाली भी अपने बदले की आग में जलने लगती है। सोनाली अपने रेड गाल को सहलाते हुए अपने मन में कहती है, तुम दोनों, मायरा और सारा, ने मुझे थप्पड़ मारकर अच्छा नहीं किया, और वो भी उस लड़की के लिए। अभी देखो मैं उसके साथ क्या करूंगी। भले ही अंश उसकी जान ले या ना ले, पर मेरे हाथों से वो जिंदा नहीं बचेगी। इतना कहकर सोनाली भी वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में वहां एक घर था जो राठौड़ विला जितना बड़ा और आलीशान तो नहीं था, पर ठीक ठाक ही था। उस घर में अभी एक मिडिल एज कपल बैठे थे, जिनके हाथों में ड्रिंक से भरी ग्लास थी, और वो दोनों ड्रिंक की चुस्की लेते हुए आपस में कुछ बात कर रहे थे। तभी वो आदमी अपनी वाइफ से एक शैतानी स्माइल के साथ कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है सीमा, हमें वो काम कर देना चाहिए जिसके लिए हम पिछले 12 सालों से इंतजार करते आ रहे हैं। इस पर सीमा अपने पति से कहती है, हाँ रमेश, आखिर 6 महीने बाद हमारी भतीजी नूर 18 साल की हो जाएगी, और फिर हम उससे उन सारे डॉक्यूमेंट्स पर साइन ले सकते हैं जो हमने बहुत संभाल कर रखे हुए हैं। बेचारी मायरा को तो कुछ पता ही नहीं है कि खुराना हाउस और अमेय की कंपनी के सभी पेपर्स हमारे पास में है। ये दोनों मायरा और नूर के सेल्फिश चाचा चाची है, रमेश और सीमा खुराना, जिन्हें अमेय ने खुराना हाउस से निकाल दिया था क्योंकि उनकी नज़र खुराना हाउस और अमेय के बिजनेस पर थी। तभी रमेश अपनी नफरत भरी आवाज में कहता है, मैं अमेय का सगा भाई होने के बावजूद भी उसने मुझे अपनी प्रॉपर्टी और बिजनेस में 0% का भी हिस्सा नहीं दिया, और सब कुछ अपने दोनों बेटियों के नाम पर कर दिया। मायरा के नाम पर उसका न्यूयॉर्क का आलीशान मैंशन है, पर उस छोटी नूर के नाम उसका मुंबई वाला खुराना हाउस और सारा बिजनेस क्यों? मुझे न्यूयॉर्क के मैंशन का कुछ भी नहीं करना, पर मैं उसके मुंबई वाले हाउस और खासकर उसके बिजनेस को छोड़ नहीं सकता था। इसीलिए 12 साल पहले हमने वो प्लान बनाया था कि कैसे भी करके अपनी नाक रगड़ के उससे माफी मांग लेंगे और फिर उसके प्रॉपर्टी और बिजनेस को अपने नाम करेंगे, बट उस नूर की वजह से सब कुछ बिगड़ गया, हमारी पूरी मेहनत पानी में चली गई। अगर उस दिन वो नूपुर अपनी बच्ची को बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर नहीं लगाती, तो उसी दिन हमारा प्लान आधे से ज्यादा कामयाब हो जाता। हमने बहुत सोच समझ कर प्लानिंग की थी उस नूर को मारने की, जिसमें उन सबकी जान बसती थी। कैसे किसी राजकुमारी जैसे रखते थे सब उसे, और उस पर वो अंश हर वक्त उसके पास ही होता था। खुद अपने माँ बाप से ज्यादा तो उस लड़के अंश के पास पली है वो लड़की, और उसमें उन दोनों अमेय और नूपुर को भी कोई दिक्कत ही नहीं थी कि उस लड़की को वो लड़का संभालता था। नूर के सुबह उठने से लेकर रात को उसके सोने तक सब कुछ वही देखता था, और तो और उसे अपने पास अपने रूम में ही रखता था। जब वो लड़का अपने स्कूल जाता था तब और उस नूर को दूध पिलाने के वक्त वो नूपुर के पास नूर को देता था। अपने खुद के माँ बाप से ज्यादा तो उस अंश की लाडली थी ना वो, पर हमने सब कुछ उल्टा कर दिया। हमने सोचा था कि उनके बेटी को मारने के बाद उसके मरने के दुख में मैं कैसे भी करके उन दोनों से पेपर्स पर साइन करवा लूंगा, पर उस नूर ने सब खराब कर दिया और उसी चक्कर में उस नूपुर की जान भी चली गई। तभी उसकी कमीनी वाइफ सीमा उससे कहती है, ये भी एक तरफ से अच्छा हुआ ना रमेश, भले ही हमारा प्लान वैसे नहीं तो दूसरी तरह से पूरा हो रहा है। नूपुर की जान हमारे वजह से गई थी और उसका सारा इल्जाम उस छोटी चिड़िया पर लग गया। उस छोटी चिड़िया की माँ ने हमारा प्लान बिगाड़ा, तो हमने उसकी सबसे प्यारी बेटी की जिंदगी बिगाड़ी। आखिर माँ बाप के किए की सजा तो उनके बच्चों को ही भुगतनी पड़ती है ना।
कैसे वो लड़की वहाँ सबकी जान थी। सब उससे कितना ज्यादा प्यार करते थे। पर अब देखो हमने कैसे पूरा गेम ही पलट दिया कि अभी सब उस नूर से नफरत करते हैं। यहाँ तक कि अंश जो नूर का बाप बना फिरता था, खुद उसने नूर को घर से बाहर निकाल दिया। कहते हैं ना कि गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, तो उस अंश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बचपन से ही उस छोटे से लड़के में उसकी उम्र से कई गुना ज्यादा तो गुस्सा ही था, और यहाँ तक कि उसके गुस्से से अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो जाती थी। उस अंश को भी अपने गुस्से में कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वो तो अपने गुस्से में सब सही गलत ही भूल जाता था, और हमने भी तो उससे उसकी सबसे प्यारी नूपुर माँ को छीन लिया था, तो बच्चे को बहुत बड़ा सदमा तो लगेगा ना। मुझे आज भी याद है कैसे पागलों जैसे कर रहा था वो नूपुर को मरा हुआ देखकर, और उसके इसी पागलपन की आग में हमने नफरत नाम का घी डाल दिया और लगा दिया नूपुर की मौत का सारा इल्जाम उस 5 साल की बच्ची पर, जिसे तो कुछ पता ही नहीं था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, और हम कैसे उसे अपने खेल का मोहरा बना रहे हैं। जब सबने उस बच्ची को कोसा, ताने मारे, यहाँ तक कि उसे अपने ही घर से निकाल दिया, तब हमने उस बच्ची को सहारा दिया, उस पर दया दिखाई। ना दया दिखाने का नाटक किया, और इसके बदले में उसे एक ऐसी जिंदगी दी जो एक कुत्ते की जिंदगी से भी बदतर होती है। पर इन सब में हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि आज भी वो अंश हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। हाँ, हमने उसके साथ साथ पूरी फैमिली की आंखों पर एक झूठ की पट्टी बांध दी है। पर जिस दिन ये पट्टी उस अंश की आंखों पर से उतरेगी ना, उस दिन बहुत बड़ा तूफान आएगा जो हमें अपने साथ साथ बहाकर ले जाएगा। उस अंश की जान बसती थी नूर में, भले ही वो आज उससे नफरत करता है, पर फिर भी वो उसके लिए सबसे स्पेशल है। जिस दिन अंश को इस बात की जरा सी भनक भी लग गई ना कि नूपुर की मौत के पीछे नूर नहीं हम हैं, तो ये जानने के बाद पता नहीं अंश हमारे कितने टुकड़े करके उसके भूखे कुत्तों को खिला देगा। नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं होने दे सकते हैं। इससे पहले कि अंश को कुछ पता चले, हमें उस नूर से पेपर पर साइन कराना होगा, वरना हमारे इतने सालों के किए कराए पर पूरा पानी फिर जाएगा। एपिसोड 10। अंश ने की नूर के साथ जबरदस्ती। तभी रमेश अपनी ड्रिंक की एक सीप लेते हुए सीमा से कहता है, वो अंश बहुत ज्यादा स्मार्ट होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है। इतनी छोटी सी उम्र में ही सारी दुनिया की पावर उसके पास है। कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। पर अगर अंश ने चाहा तो वो किसी को भी रातों रात इस दुनिया से गायब करवा सकता है, और इसके लिए हमें उससे बहुत संभल कर रहना होगा। वैसे ये बात तो मुझे पता है कि इन 12 सालों में उस अंश ने सच का पता लगाने की जी तोड़ कोशिश की है, पर उसे आज तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे वो नूर बेगुनाह और हम गुनहगार साबित हो। मैंने पहले ही बड़ी होशियारी से वो सारे सबूत ही मिटा दिए थे, जिनमें हमारे सभी काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा था। वो अंश बिना किसी सबूत के हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, और उसे पता भी कैसे चलेगा कि इसमें हमारा हाथ है। अरे अभी तक उन लोगों में से किसी को ये भी पता नहीं है कि नूर किन हालातों में रहती है। उन्हें तो यही लगता है ना कि नूर उसके आलीशान अपार्टमेंट में बड़ी ही आरामदायक जिंदगी जी रही है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपार्टमेंट तो बाहर से दिखने में खूबसूरत लगता है, पर उसके अंदर की सच्चाई देखकर तो किसी का भी दिल दहल जाएगा। उस घर में ना तो ढंग की लाइट है, ना ही किसी इंसान के रहने लायक कोई सुविधा। मुझे तो अब तक इस बात से हैरानी होती है कि वो लड़की उस खाली घर में रहती कैसे होगी, वो भी 12 सालों से। अरे देखो, मैं भी कैसे भूल गया कि वो लड़की अभी पागल बन रही है, और कुछ ही दोनों में पूरी तरह से बन भी जाएगी। उन लोगों को तो ये भी नहीं पता कि हम नूर को एक ड्रग देते हैं जिससे उसकी दिमागी हालत पूरी तरह से बिगड़ रही है। ये ड्रग हमने नूर को पूरे 10 साल दिया है, और अभी सिर्फ 6 महीने बचे हैं उसके बर्थडे में। हम इन 6 महीनों में
उसे पूरी तरह से पागल बना देंगे, जिसमें उसकी दिमागी हालत बिल्कुल एक बच्चे की तरह हो जाएगी, और तभी हम उससे उन पेपर्स पर साइन करवा लेंगे जिसकी वजह से उसके नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी और बिजनेस है वो हमारा हो जाएगा। इस पर वो सीमा अपने पति का साथ देते हुए उससे कहती है, तो क्या कहते हो रमेश, हम अपनी अगली और आखिरी चाल चल दे, क्योंकि उस लड़की के होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे में हम उस लड़की के साथ कुछ भी करें किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। वो छोटी चिड़िया जिए या मरे उससे हमें क्या, हमें तो सिर्फ हमारे काम से मतलब है। जब हमारा काम निकल जाएगा वो दिन उस बच्ची का इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। तभी रमेश अपनी एक शैतानी स्माइल के साथ कहता है, हाँ बहुत प्यार करती है ना वो अपनी मम्मा से, तो हमारा मकसद पूरा होते ही पहुंचा देंगे उसे उसकी मम्मा के पास। आखिर उस छोटी सी बच्ची की ये विश तो हम पूरी कर ही सकते हैं ना। सीमा भी अपने पति के साथ हंसती है। तभी रमेश उसके आगे पड़ी शराब की बोतल को पकड़ते हुए अपनी वाइफ से पूछता है, तो हमें जल्द ही जो सक्सेस मिलने वाली है उसके नाम हो जाए एक एक ड्रिंक और। सीमा अपना सिर हिलाती है और वो लोग अपनी आने वाली जीत का जश्न मनाने लगते हैं। वहीं मुंबई में अंश नूर को लेकर उसके फार्म हाउस आता है, जो सिर्फ और सिर्फ अंश का था। अंश जैसे ही फार्म हाउस में इंटर होता है वो मेन डोर के पास अपनी कार रोकता है और खुद गाड़ी से बाहर आकर नूर की साइड आता है। अंश गाड़ी का दरवाजा खोलता है और नूर को खींचकर बाहर निकालता है, पर तभी अंश की नज़र उस सीट पर पड़ती है जहां अब तक नूर बैठी हुई थी। नूर की पीठ पर लगे जख्मों से बहते खून की वजह से वो सीट भी गंदी हो चुकी थी। ये देखते ही अंश नूर पर भड़कते हुए उससे कहता है, ये देखिए, मेरी गाड़ी की सीट पूरी गंदी कर दी आपने नूर। आपको पता भी है कितनी महंगी कार है ये, और क्या आप सीट साफ कराने के लिए पैसे दोगे मुझे? है आपके पास इतना पैसा? अरे हाँ होगा ही। आखिर इतनी अच्छी लाइफ जो जी रहे हो, और अभी तो एक नया जरिया भी मिल गया है ना आपको पैसे कमाने का। अंश के ताने सुनकर भी नूर सिर्फ नीचे ही देखती है और फिर अंश उस पर चिल्लाते हुए उससे कहता है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना आपसे, क्या आप मुझे पैसे दोगे मेरी कार क्लीन कराने के लिए? तभी नूर धीरे से उसकी तरफ देखती है और बिना किसी एक्सप्रेशन के अंश से कहती है, नूर के पास अभी पैसे नहीं है सर, तो मैं आपको पैसे कैसे दूँ? नूर की आंखों में मासूमियत और सच्चाई इस वक्त साफ साफ झलक रही थी, पर अंश की आंखों में जो जुनून और बदले की पट्टी बंधी हुई थी उसमें उसने सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर दिया। तभी अंश अपनी घिन्न भरी नजरों से नूर की तरफ देखता है और फिर उससे कहता है, और कितना झूठ बोलोगे आप नूर, और आप इतना झूठ बोलना सीखे भी कहाँ से? क्योंकि मैंने तो कभी आपको झूठ बोलना नहीं सिखाया था। पता है आपको कि मैं ही वो इंसान हूँ जिसने आपके लिए दिन रात भगवान के पास मन्नतें मांगी थी कि वो मुझे एक क्यूट सी लिटिल बेबी दे दे। पर मुझे क्या पता था कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है, वरना आपकी कसम नूर मैं कभी आपके लिए इतनी प्रे नहीं करता। हाँ तो आपके पास पैसे नहीं है, उड़ा दिए होंगे ना आपने? अच्छा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आपके साथ क्या करना है। बहुत शौक चढ़ा है ना आपके सिर पर उस घटिया सी जगह पर जाने का। चलो आज मैं आपके सभी शौक पूरे कर देता हूँ, पर अब जो आपके साथ होने वाला है ना उसके बाद तो आप जीते जी मर जाओगे, याद रखिए नूर। इतना कहकर अंश नूर को घसीटते हुए अंदर लेकर जाता है, और जब वहां पर मौजूद सर्वेंट्स जब नूर को इस हालत में देखते हैं, उसे देखकर उनकी भी रूह कांप जाती है। तभी अंश अपनी गुस्से भरी नजरों से उन सबकी तरफ देख उनसे कहता है, खबरदार अगर किसी ने भी मेरे यहाँ होने की बात घर में किसी को बताई तो उसका हाल मैं इससे नूर भी बुरा करूंगा, याद रखना। अंश की बात सुनते ही सब मजबूरी में अपना सिर हिलाते हैं और अंश नूर को अपने बेडरूम में लेकर आता है और फिर उसे बहुत जोर से बेड पर ढकेल देता है।
बेड पर जोर से गिरने की वजह से नूर का सिर हेडरेस्ट से टकराता है और इसकी वजह से उसे कुछ अंदरूनी चोट भी लगती है जिसका पता अंश को नहीं चलता। अपने सिर पर बहुत जोर से लगने की वजह से नूर को बहुत दर्द होता है और उस दर्द को सहने के लिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। जो ड्रग रमेश और सीमा ने नूर को दिया था उसकी वजह से नूर का दिमाग पहले से ही काफी कमजोर हो चुका था। उस पर नूर को बार बार सिर पर चोट लग जाती थी जिसे नूर वैसे ही छोड़ती थी। किसी को भी इस बात की जरा सी भी खबर नहीं थी कि नूर के दिमाग पर इसका कितना बुरा असर पड़ रहा था, जो उसकी ब्रेन के साथ साथ उसकी जान के लिए भी बेहद नुकसानदायक साबित हो सकता था। जब अंश नूर की तरफ देखता है, उसे नूर बेड पर चुपचाप लेटे हुए दिखती है तो वो नूर के पास आता है और अपनी शैतानी आवाज में उससे कहता है, मुझे इग्नोर किया था ना अपने, अभी देखो मैं आपके साथ क्या करता हूँ। ना ही आपको खुद अपने नजरों में गिरा दिया तो मेरा नाम भी रेयांश सिंह राठौड़ नहीं। इतना कहकर अंश नूर की तरफ बढ़ता है और एक ही झटके में वो नूर की बॉडी से उसके सारे कपड़े उतार कर फेंक देता है। नूर की पूरी बॉडी अभी अंश की आंखों के आगे थी और वो उस पर लगे अनगिनत घाव देख सकता था। पर कहते हैं ना कि जब इंसान का गुस्सा और नफरत उस पर हावी होने लगती है तब इंसान अपना आपा खो देता है और पूरा शैतान बन जाता है। तो यहाँ भी कुछ वैसे ही हुआ था। इस वक्त अंश के सिर पर बदले का भूत सवार था जिसमें उसे ये पता नहीं चल रहा था कि उसके आगे कौन है और जिसे अभी वो चोट पहुंचा रहा है वो उसका कोई दुश्मन नहीं पर उसकी जान है जो पहले से ही इतनी बुरी तरह से टूट चुकी है। अंश ने बिना किसी देरी के अपनी कपड़े भी उतार दिए और खुद नूर की छोटी सी बॉडी के ऊपर आ गया था। तभी अंश नूर के गालों पर मौजूद उंगलियों के निशानों को छूते हुए उससे कहता है, बिल्कुल भी दर्द नहीं होता ना आपको? तो अभी देखिए कि मैं आपको कैसे और कितना दर्द देता हूँ। इतना कहकर अंश बिना कुछ सोचे समझे नूर की बॉडी में खुद को इंटर कर देता है और उस वजह से नूर को इतना ज्यादा दर्द होता है कि वो बच्ची उसे चाहकर भी बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसके मुंह से अपने आप ही एक बेहद ही दर्दनाक चीख निकलती है। उस चीख के साथ साथ नूर की आंखों से पहली बार आंसू भी निकलने लगते हैं, जिसे देखकर अंश के चेहरे पर एक गंदी सी स्माइल आती है और फिर वो अपने सख्त होठों को नूर के सॉफ्ट होठों पर रखकर उसे बहुत ही ज्यादा रफ तरीके से किस करने लगता है। अंश बिना कोई सॉफ्टनेस दिखाए नूर पर बहुत ज्यादा हार्ड होता है और उसके चलते अंश अपनी हैवानियत की सीमा को भी पार कर देता है और पूरे 6 घंटे तक नूर को अपनी हैवानियत का शिकार बनाता है। अंश नूर के साथ किसी की यहाँ तक के खुद अंश की सोच से भी कहीं ज्यादा वाइल्ड और रफ था, जिसका असर नूर की नाजुक सी और कमजोर बॉडी पर बहुत बुरी तरह से पड़ चुका था। दर्द के मारे वो बच्ची मर रही थी पर उस जानवर को तो उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया और वो बस अपने बदले की आग में जलकर अपने गुस्से और नफरत का कहर उस पर बरसा रहा था। 6 घंटों तक लगातार उस बच्ची को तड़पाने के बाद अंश खुद थक कर सो जाता है और नूर उस बेड पर एक बेजान लाश की तरह पड़ी रहती है। नूर को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि उसमें अब तक जो भी बची कुची जान थी वो भी आज निकल गई। अब वो पूरी तरह से और सही मायने में एक जिंदा लाश बन चुकी थी। उसके आंसू भी अब तक सूख चुके थे और उसका चेहरा पहले की तरह बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था जिस पर अभी किसी भी तरह के कोई इमोशंस नजर नहीं आ रहे थे। पता नहीं क्यों पर उसकी पूरी बॉडी अभी धीरे धीरे करके नीली पड़ रही थी और नूर को कुछ होश नहीं था, तो वहीं अंश नूर की तरफ पीठ करके सोया हुआ था। तभी नूर अपनी हिम्मत जुटाकर बेड पर से उठती है। जब वो अपने पैर नीचे रखती है तब उसे उसके पेट में और उसके निचले बॉडी पार्ट में बहुत तकलीफ होने लगती है, पर नूर उसे बिल्कुल अनदेखा कर देती है और फिर अपने खून से भरे हुए कपड़ों को वापस से पहनती है। जब नूर की नज़र उस जगह पर पड़ती है जहां नूर सोई हुई थी वहां पर अभी पूरे खून के दाग लगे हुए थे जो नूर की पीठ से निकल रहा था।
उस खून भरी जगह को देखकर नूर के चेहरे पर एक स्माइल आती है और वो बहुत ही धीमी आवाज में खुद से कहती है, अंश सर ने बिल्कुल ठीक किया नूर। तुम खूनी हो और खूनी को तो सजा मिलनी ही चाहिए। तो उन्होंने तुम्हें बहुत अच्छी वाली पनिशमेंट दी। अभी सजा मिली ना तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए वरना मैं सर की नींद को डिस्टर्ब कर दूंगी। हाँ, मैं यहाँ से चली जाती हूँ।